गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही हो। आज हम 12th ज्योग्राफी की जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने प्रवास के बारे में पढ़ा था और जो प्रवास की संकलनाएँ थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो जनसंख्या का विश्व वितरण है। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जनसंख्या विश्व वितरण बताइए। वितरण पूछ रखा है हमारी विश्व का, तो इसमें बताया है कि जो वितरण हमारे जनसंख्या का जो वितरण है वो बड़े ही एक इसकी जो विशेषता है ये बताई गई है। वितरण जो विश्व वितरण की इसकी जो इसमें असमानता और अस्थिरता बहुत अधिक पाई जाती है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं। तो उसी के आधार पर वितरण के आधार पर विश्व की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा है। तो जो हमारी जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा विरल जनसंख्या प्रदेश। विरल जनसंख्या मतलब जो बहुत अधिक कम जनसंख्या वाले प्रदेश हो गया। तो इसमें इस पार्ट में इस भाग में मतलब जो वो वाले देश या फिर बोलेंगे वो एरिया बताए गए आते हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो या फिर जिनकी जनसंख्या 2 या फिर 10 प्रति वर्ग किलोमीटर की एवरेज वाले क्षेत्र को ही विरल जनसंख्या प्रदेश बोला गया है। इसका हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है उष्ण मरुस्थलीय। तो ये उष्ण मरुस्थलीय में जो भी का जो एरिया है उसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं और वो एरिया बताया गया है सारा अरब थार जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा जो कुछ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो कुछ हिस्सा है वो सारा उष्ण थार जो मरुस्थल है उसमें आते हैं उष्ण में। तो इन सभी जगहों पर जो मनुष्य की जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम पाई जाती है। सेकंड हमारा पॉइंट है अति ठंडे क्षेत्र। जो ये विरल जनसंख्या कम के अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है अति ठंडे क्षेत्र। इनमें जो ठंडे मतलब जो इसमें लिखा है अति ठंडे क्षेत्र, जो इसमें है कि जो सर्दी होती है जो वो बहुत ही अधिक सर्दी होती है, वो ये क्षेत्र बहुत ही अधिक ठंडे पाए जाते हैं। इसलिए अधिक ठंड में लोग नहीं रह सकते, तो इसलिए भी यहाँ का जनसंख्या इसलिए बहुत ही कम पाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही ठंडे होते हैं। इसमें जो कनाडा, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का जो कुछ हिस्सा है वो सारे अति ठंडे क्षेत्र में आता है। इसकी जनसंख्या बहुत ही कम होती है। अगला है हमारे ठंडे मरुस्थल व उच्च पर्वतीय क्षेत्र। जो ठंडे मरुस्थल होते हैं, जो मरुस्थल ठंडे होते हैं वहाँ पे रोजगार के और ये साधन बहुत ही कम पाए जाते हैं, वहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम होती है। और जो उच्च पर्वतीय प्रदेश होते हैं उनमें भी जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम पाई जाती है। तो जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। ये सारे हमारे जो हिमाचल के एरिया हैं वो और गोबी मरुस्थल बहुत ही ठंडा मरुस्थल बोला गया है। तो गोबी मरुस्थल और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे हैं जो हिमालय की साइड में जो क्षेत्र आते हैं वो सारे तो उनमें जो जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये सारे हम विरल जनसंख्या प्रदेश में बोलते हैं। और अगला हमारा पॉइंट है विषुववृत्त रेखीय क्षेत्र। इसमें वो क्षेत्र आते हैं जो जनसंख्या बहुत ही कमी होती है। इस क्षेत्र में अमेजन नदी का बेसिन और कांगो नदी का जो बेसिन है वो ये सारा जो वो वाला एरिया है वो सारा विषुववृत्तीय क्षेत्र में आता है। इसकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम पाई जाती है। अगला हमारा जो वितरण का आधार है उसका सेकंड पॉइंट है मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश। मतलब जहाँ पे जो जनसंख्या है वो 11 से 50 प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति किलोमीटर व्यक्ति माना गया है। मतलब 1 किलोमीटर में 50 से 11 व्यक्ति रहते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ अलग अलग देश बताए हैं, ये सारे जिनमें जो मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश में इंक्लूड होते हैं। वो है एशिया का कुछ हिस्सा, कुछ यूरोप का, कुछ यूएसए का। एशिया में हमारे देश आते हैं, हमारा जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो, और जो चीन का जो पश्चिमी हिस्सा है वो म्यांमार और थाईलैंड और
कंबोडिया। ये वाले जो देश हैं उनके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे भारत का कुछ पार्ट दक्षिणी पार्ट है, चीन का पश्चिमी पार्ट है। तो ये सारे देश के कुछ पार्ट्स हैं वो सारे मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश में आते हैं। अगला है हमारा यूरोप के कुछ देश हैं जो मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश में आते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, रूस से निकटवर्ती भाग, जो ये सारे ये वाले मतलब डेनमार्क और स्वीडन, रूस के जो मतलब कुछ हिस्सा है वो सारा, उसमें भी जो जनसंख्या है वो मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश में ही इनको रखा गया है। अगला है हमारा यूएसए। यूएसए में इसका थर्ड पॉइंट है। तो यूएसए का कुछ हिस्से में भी जनसंख्या है जो वो मध्यम वर्ग वाले प्रदेश में ही, जो यूएसए का कुछ हिस्सा इसी में ही जो मध्यम वर्ग जनसंख्या है उसमें वाले प्रदेशों में ही इसको रखा गया है। अगला 3 पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश, जिनमें जो जनसंख्या है वो बहुत ही अधिक, जैसे 1000 प्रति व्यक्ति किलोमीटर या फिर इससे भी अधिक पाई जाती है। तो उन स्थानों को उन देशों को उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश में रखा गया है। ये हो गए हमारे मानसूनी एशिया। मानसूनी एशिया जब यहाँ पे हम बोलते हैं मतलब जहाँ पे वर्षा बहुत ही अच्छी होती है, जो सारा एशिया का हिस्सा है, जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, ये सारे मानसून एशिया के अंदर आते हैं। और इसीलिए ही चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान और सिंगापुर की जो जनसंख्या है वो बहुत ही अधिक जनसंख्या है। अगला है हमारा यूरोप में जो ब्रिटेन है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, उत्तरी फ्रांस व जर्मनी ये सारे मतलब कुछ देश ऐसे हैं जो ये सारे देश उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश में इंक्लूड किए जाते हैं। तो हमारे ये देखा है, तो हमने इसमें है कि जो हमारे मानसून एशिया की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। उसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि इनमें मतलब जो ये देश है वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, और इनकी जो हम बोलेंगे जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, और जो इनके जो उद्योग और जो वैश्वीकरण है वो भी अधिक मात्रा में इनके उन्नत होते हैं। अगला है तो इसीलिए यहीं पर ही लोग आकर बसने लगते हैं, दूसरे देशों के भी आकर प्रवासी बसने लगते हैं, तो इनकी जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी होती है। अगला है यूरोप, ब्रिटेन, जो ये यूरोप है उसकी जनसंख्या बढ़ने के भी कारण है, क्योंकि इसमें जो यूरोप है उसके अंदर उसकी जो जलवायु है वो बहुत ही उत्तम मानी गई है, उत्तम है, और वहाँ पे जो खनन है और जो उद्योग निर्माण है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगला है यूएसए में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक मतलब जो लोगों को रोजगार है या फिर शिक्षा प्राप्त करने के जो अवसर है वो बहुत ही अधिक होते हैं, तो वहाँ पे भी लोग दूसरे देशों से भी आके लोग यहाँ पे बसने लग जाते हैं। तो ये हो गई हमारी जो जनसंख्या का विषम वितरण। तो वितरण के आधार पर हम जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित करते हैं: विरल जनसंख्या प्रदेश, मध्यम जनसंख्या प्रदेश और है उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश। इस विरल में विरल जो प्रदेश है उनकी जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेशों में जो जनसंख्या है वो 11 से 50 प्रति वर्ग किलोमीटर बताई गई है। जो हमारी उच्च जनसंख्या वाले प्रदेशों की जो जनसंख्या है वो 1000 या इससे ऊपर भी हो सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि विकास की उपलब्धियों को मिटा देती है, कैसे? तो जो हमारी जनसंख्या, किसी भी देश की जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या उसके विकास को रोक देती है। क्यों रोक देती है भाई? उसकी कुछ अलग अलग पॉइंट्स है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो देश में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे उस देश का जो आर्थिक विकास है वो रुक जाता है। तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट ये बनता है घरों की समस्या। जब जनसंख्या अधिक होगी तो उन लोगों को रहने के लिए घरों की आवश्यकता होगी। तो हमारे देखते हैं हम बड़े बड़े नगरों में जो इमारतें होती हैं वो बहुत ही ऊंची हो जाती है, मतलब रहने की जगह बहुत कम ही होती है। तो इसलिए मंजिल पे मंजिल तो जो हमारी मंजिलें हैं वो बहुत ही ऊंची चली जाती है। और
और मंजिलों के अलावा जो मतलब वहाँ के आसपास में जो झोपड़ियों में लोग रहते हैं वहाँ भी उनकी संख्या बहुत ही अधिक हो जाती है। तो हम कहेंगे कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि में जो हमारी आर्थिक जो हमारा जो देश का विकास है वो रुक जाता है। उसकी फर्स्ट मतलब समस्या ये आती है कि लोगों को घरों की आवश्यकता होती है, कि लोगों को घरों की कमियां हो जाती है, घरों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सेकंड हमारी है बेरोजगारी। जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। जो हमारा जो कृषि के ऊपर हम बोलेंगे, जो कृषि है उसके ऊपर है लोगों का दबाव बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। और बेरोजगारी बढ़ेगी तो जो विकास है उसके जो हमारे देश का जो विकास है वो रुक जाता है। अगला है हमारा पॉइंट भोजन की कमी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को भोजन की आवश्यकता भी होगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें भोजन की समस्या उत्पन्न होना एक आम बात हो गई है। तो आम बात होती है तो भोजन की कमी को दूर करने के लिए मतलब हमें अपने देश के अलावा दूसरे देशों से भी अन्न की सहायता लेनी पड़ती है, दूसरे देशों से भी खाद्यान्न मंगवाने पड़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है निम्न जीवन स्तर। जो हमारी जनसंख्या है, किसी भी देश की जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसमें जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उसका जीवन स्तर बहुत ही मतलब उसका जीवन स्तर बहुत ही नीचे चला जाता है, कि उसमें जो बेरोजगारी की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है, लोगों को घरों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसका जो जीवन का स्तर है वो बहुत ही निम्न स्तर पर, जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर पर आ जाता है। अगला हमारा पॉइंट है जनसंख्या का कृषि पर दबाव। अब जब जिस देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका कृषि पर जो जनसंख्या है उसका कृषि पर दबाव पड़ेगा ही। अब किसी दूसरे मतलब एक स्थान पर आगे ज़्यादा लोग रहने लगे तो वहाँ पे भी जो भोजन की आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए दूसरे राज्यों या फिर कई बार तो दूसरे देशों से भी अनाज या खाद्यान्न मंगवाने पड़ते हैं। तो उस जनसंख्या में कृषि पर जो उसका दबाव है वो प्रति व्यक्ति कृषि के जो बोलते हैं उसके ऊपर कृषि पर भी उसका दबाव जनसंख्या का हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है बचत की कमी। अब जनसंख्या जब बढ़ती हुई जनसंख्या के दौरान लोगों की जो आय है वो कम होगी और उसकी बचत है वो भी कम होगी। हमें ज़्यादा हमारा जो खर्च है वो ज़्यादा होगा और उसमें बचत की आय बहुत ही कम हो जाएगी, जो हमारी बचत है वो कम हो जाएगी। अगला हमारा पॉइंट है स्वास्थ्य। जो हमारे जब एक देश की जनसंख्या बढ़ती है, मतलब जनसंख्या शहर की हो या देश की हो, जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों के स्वास्थ्य पर उसका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो गंदगी भी फैलेगी। जैसे एक स्थान पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो कूड़ा करकट जो गंदगियाँ हैं वो फैलेगी, जो गंदगियाँ फैलेगी उससे उस गंदगी का असर सीधा हमारे स्वास्थ्य पर होता है। तो हम बोलते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि में जो स्वास्थ्य पे पड़ेगा तो स्वास्थ्य का सीधा असर हमारे देश के विकास पे भी पड़ता है। तो हम कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के दौरान लोगों के स्वास्थ्य में भी कमी या गिरावट आती है। इसका जो प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पे देखने को मिलता है। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा है जो जनसंख्या का विश्व वितरण बताइए, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि विकास की उपलब्धियों को मिटा देती है कैसे। तो ये कुछ पॉइंट्स के थ्रू हमने बताया कि किस किस प्रकार से हमारे देश की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारे देश का जो आर्थिक सिस्टम है उसके ऊपर जो हमारी जनसंख्या है वो किस प्रकार से इफेक्ट डालती है। तो वो सब कुछ आज हमने इसमें डिस्कशन किया है। ये हमारे कुछ वितरण थे, इसमें हम बताते हैं कि कौन किस जनसंख्या वाले प्रदेश कौन कौन से है वितरण वाले। तो आज हमने इतना किया, अगली क्लास में हम इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।